मेरा नाम अमित है। कुछ हफ्ते पहले मैंने महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ली। इतिहास में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है और सच कहूं तो तनख्वाह भी इतनी खास नहीं है। मैंने यह नौकरी इसलिए ली क्योंकि मुझे छिपने के लिए एक जगह चाहिए थी। मुंबई में उस रात कुछ हुआ था। अखबारों में जो छपा वह पूरी सच्चाई नहीं है। बस इतना समझ लो कि सुबह तक मेरा नाम पुलिस के बीच घूमने लगा था। उस वक्त शहर छोड़कर पहाड़ों में गायब हो जाना ही सबसे सही फैसला लगा। इसी तरह मुझे यह अजीब सी नौकरी मिली। इंटरव्यू मुश्किल से 3 मिनट का था। कोई आईडी चेक नहीं, कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं। बस एक शर्त थी, रात की ड्यूटी करनी होगी, किले के अंदर ही रहना होगा और जो नियम दिए जाएं उन्हें मानना होगा। पहले मुझे लगा यह सब बस स्थानीय भूत प्रेत की कहानियां होंगी। रायगढ़ किले के बारे में ऐसी कहानियां बहुत हैं। पुराने युद्ध, धोखे, मौतें और आत्माएं जो शायद कभी यहां से गई ही नहीं। लेकिन जो नियम मुझे दिए गए वे सामान्य नहीं थे, वे बहुत खास थे। और सबसे अजीब बात, पिछला गार्ड अपनी एक नोटबुक छोड़ गया था। उसकी आखिरी लाइन पढ़कर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि ये नियम तुम्हें बचाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। उस समय मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मुझे लगा वह डर के कारण पागल हो गया होगा। लेकिन अब किले के अंदर कुछ है जो मेरा नाम जानता है और जिस आदमी ने मुझे यहां जिंदा रहने में मदद की, मुझे शक है कि वही चीज मेरा शिकार भी कर रही है। दिन 1, 12 अक्टूबर। अगर यह डायरी कभी किसी के हाथ लगे तो एक बात समझ लेना, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया था, मैं यहां छिपने आया था। पुलिस मुझे ढूंढ रही है। गलती मेरी थी या शायद नहीं थी, अभी फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जान लो कि शहर छोड़ना पड़ा और जो नौकरी मिली वह थी रायगढ़ किले में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की। मुंबई से दूर, पहाड़ के ऊपर, बादलों के बीच, इतना सुनसान कि अगर कोई चीखे भी तो आवाज नीचे गांव तक नहीं पहुंचे। और सबसे अजीब बात, जॉब इंटरव्यू सिर्फ 3 मिनट का था। पुराना ऑफिस, पत्थर की दीवारें, सीलन की गंध। मेरे सामने बैठे थे विजय काका। सफेद दाढ़ी, थकी हुई आंखें। उन्होंने मेरा फॉर्म देखा, फिर मेरी आंखों में घूरा। पुलिस से भाग रहे हो? मैं जम गया। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, पर उन्होंने हाथ उठा दिया। झूठ मत बोलो, यहां आने वाले आधे लोग कुछ न कुछ से भाग रहे होते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने लंबी सांस ली। काम आसान है, रात में किले की निगरानी, सुबह तक जिंदा रहो तो तनख्वाह मिलती है। मैं हंस पड़ा। उन्होंने नहीं। विजय काका ने दराज से एक पीला कागज निकाला। कुछ नियम हैं। मैंने सोचा सामान्य सिक्योरिटी नियम होंगे, लेकिन उन्होंने पहला नियम पढ़ा। पहला नियम, रात 12 बजे के बाद महादरवाजा के पास कोई अगर खड़ा दिखे तो उससे बात मत करना। मैंने हंस दिया। टूरिस्ट होगा। विजय काका ने सिर हिलाया। नहीं होगा। उनकी आंखें बिल्कुल गंभीर थीं। उन्होंने दूसरा नियम बताया। अगर किले के अंदर से ढोल की आवाज आए तो आवाज की तरफ मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? विजय काका ने जवाब नहीं दिया, बस बोले,
क्योंकि जो लोग गए थे वे वापस नहीं आए। तीसरा नियम, अगर सुरंग के दरवाजे के पास अगरबत्ती की गंध आए तुरंत वहां से दूर चले जाना। मैंने पूछा, यहां पूजा होती है क्या? उन्होंने फुसफुसाकर कहा, नहीं, श्राद्ध होता है। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने पूछा, यह सब मजाक है? विजय काका मुझे घूरते रहे, फिर बोले, पहली रात के बाद खुद समझ जाओगे। रात 10 बजे मैं किले में अकेला था। ऊपर आसमान में बादल थे, नीचे अंधेरा और चारों तरफ इतिहास। यहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और यहीं सैकड़ों लोगों को सजा भी दी गई थी। मेरा रेडियो अचानक खड़खड़ाया। हेलो, आवाज आई, तुम नए गार्ड हो? मैं चौंका। हाँ, मैं राघव हूं, पिछला गार्ड। आज मेरी आखिरी शिफ्ट है। नीचे कंट्रोल रूम में हूं। आवाज दोस्ताना थी, अगर मदद चाहिए हो रेडियो पर बुला लेना। मुझे राहत मिली, कम से कम मैं पूरी तरह अकेला नहीं था। रात के 11:40 मैं महादरवाजे के पास गश्त कर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, सब कुछ शांत था। तभी मैंने किसी को देखा। दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था। मेरी टॉर्च की रोशनी उस तक नहीं पहुंच रही थी, पर उसका सिलहूट साफ दिख रहा था। लंबा, स्थिर। मैंने रेडियो उठाया। राघव, यहां कोई आदमी खड़ा है। कुछ सेकंड चुप्पी, फिर राघव की आवाज आई, उससे बात मत करना। मैंने हंसते हुए कहा, शायद टूरिस्ट होगा। राघव की आवाज अचानक कड़ी हो गई, मत करना। मैं आगे बढ़ा। ए भाई। वह आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और उसी पल मेरे पेट में ठंडा डर भर गया। उसका चेहरा अंधेरे में था, पर उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी, लगभग 1.5 फुट ज्यादा, जैसे किसी ने खींचकर लंबा कर दिया हो। मैं जम गया। उसने धीरे धीरे सिर टेढ़ा किया और फुसफुसाया, देर हो गई। अचानक मेरी टॉर्च झपकी और जब रोशनी वापस आई, वह मेरे सामने खड़ा था। 3 मीटर दूर से, सीधे 1 मीटर। मैं पीछे हटा। रेडियो चीखा, भागो! राघव चिल्लाया, नियम तोड़ दिया तुमने। वह चीज हंसी। उसका मुंह धीरे धीरे खुला, बहुत ज्यादा, इतना कि उसका जबड़ा लगभग छाती तक आ गया। अंदर काले दांत और अगरबत्ती की गंध। मैं मुड़ा और दौड़ पड़ा। पत्थर की सीढ़ियां, फिसलन, दिल धड़क रहा था। पीछे से आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई लंबी टांगों से दौड़ रहा हो। मैं मुड़ा। गलती, वह चीज दीवार पर दौड़ रही थी, चारों हाथ पैरों से। मैं चिल्लाया, राघव, सीधा मत भागो। वह बोला, बाईं तरफ मुड़ो, मंदिर की तरफ। मैं दौड़ा, पत्थर के मंदिर के अंदर घुसा और अचानक सब शांत। बाहर कुछ खरोंचने की आवाज आई, दीवार पर जैसे नाखून। फिर फुसफुसाहट, गलती गलती गलती। मैंने अपनी कलाई देखी। वहां एक लंबा जलता हुआ निशान था, जैसे किसी ने गरम लोहे से छुआ हो।
रेडियो फिर बजा। राघव धीरे बोला, अब तुम चिन्हित हो गए हो क्या? अब वह तुम्हें देख सकता है। मैंने मंदिर के दरवाजे से बाहर झांका। अंधेरा था, कोई नहीं। मैंने राहत की सांस ली और उसी पल मेरे पीछे मंदिर की दीवार से आवाज आई, मैं यही हूं। मैं धीरे धीरे मुड़ा और देखा, मंदिर की मूर्ति के पीछे एक बहुत लंबी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसका मुंह मेरे चेहरे से सिर्फ 2 फुट दूर था। दिन 13 अक्टूबर। कल रात मैं मर सकता था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर मैं उस मंदिर के अंदर 1 सेकंड भी देर करता तो शायद यह डायरी लिखने वाला कोई नहीं होता। मंदिर की दीवार के पीछे से वह गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, इतनी लंबी कि वह छत को छू रही थी। उसका चेहरा अब टॉर्च की रोशनी में साफ दिख रहा था। त्वचा राख जैसी, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और मुंह इतना चौड़ा था कि जैसे किसी ने चेहरे को बीच से फाड़ दिया हो। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, नया पहरेदार। उसकी आवाज 2 लोगों की तरह थी, एक फुसफुसाहट, एक गुर्राहट। मेरे पैर पत्थर बन चुके थे। मैंने रेडियो पकड़ा। राघव, मेरी आवाज कांप रही थी। यह अंदर है। रेडियो में कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर राघव बोला, अगर वह मंदिर के अंदर है तो वह तुम्हें छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां देवी भवानी की मूर्ति है। वह चीज धीरे धीरे आगे बढ़ी। मंदिर के फर्श पर उसके नाखून घिसने की आवाज आई, खर्र खर्र। फिर अचानक वह रुका, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। उसका चेहरा मुझसे सिर्फ आधा मीटर दूर था, लेकिन वह आगे नहीं आ पा रहा था। उसने सिर टेढ़ा किया और धीरे से हंसा, आज नहीं। फिर वह पीछे हट गया। उसकी गर्दन मुड़ती गई, लंबी और लंबी, जब तक उसका चेहरा अंधेरे में गायब नहीं हो गया। मैंने वहीं बैठकर उल्टी कर दी। करीब 10 मिनट बाद मैंने रेडियो पर पूछा, वह क्या था? राघव चुप रहा। फिर बोला, ब्रह्मराक्षस। मेरे मुंह से हंसी निकल गई। तुम मजाक कर रहे हो? काश करता। मैंने मंदिर के बाहर झांका। कुछ नहीं था, बस किले का खाली आंगन। राघव फिर बोला, सुनो, अब तुम्हें चौथा नियम जानना जरूरी है। और नियम है बहुत। उसकी आवाज गंभीर हो गई। अगर रात में ढोल की आवाज सुनो तो जमीन पर लेट जाना, और चाहे कुछ भी हो ऊपर मत देखना। क्यों? कुछ सेकंड चुप्पी। फिर उसने धीरे कहा, क्योंकि वह ऊपर चलता है। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। मैं मंदिर से बाहर निकला। किले के पत्थर गीले थे। कहीं दूर उल्लू की आवाज आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अब मुझे पता था, कुछ यहां शिकार कर रहा है। रात के 1:15 मैं गश्त कर रहा था। तभी मुझे कुछ मिला। पत्थर के फर्श पर एक पुरानी नोटबुक। कवर पर धूल जमी थी। मैंने खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं मर चुका हूं। नीचे नाम लिखा था, अनिल नाइट गार्ड। मेरी सांस रुक गई। मैंने रेडियो उठाया।
राघव पिछला गार्ड कौन था? वह बोला। अनिल। मैंने नोटबुक के पन्ने पलटे। उसकी लिखावट कापती हुई थी। एक जगह लिखा था, नियम झूठे हैं, वे हमें बचाने के लिए नहीं बने। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने पढ़ना जारी रखा। अगर तुम अगरबत्ती की गंध महसूस करो तो भागना मत। मैं जम गया। विजय काका ने तो कहा था, अगरबत्ती की गंध आए तो दूर चले जाना। नोटबुक में लिखा था, अगर तुम भागते हो तो वह तुम्हारा पीछा करता है। मेरे हाथ ठंडे हो गए। तभी हवा में वही गंध आई, अगरबत्ती। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। किले के एक कोने में पुरानी सुरंग का दरवाजा खुला हुआ था और वहां से धुआं निकल रहा था। मेरे दिमाग में दो आवाजें लड़ रही थीं। विजय काका का नियम, दूर चले जाओ, और अनिल की नोटबुक, भागना मत। तभी रेडियो चीखा, अगरबत्ती की गंध आई क्या? राघव की आवाज। मैंने धीरे कहा, हां। तो तुरंत वहां से दूर हो जाओ। मैंने सुरंग की तरफ देखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे फैसला लेना था, नियम मानो या नोटबुक। मैंने एक कदम पीछे लिया, भागने के लिए, और उसी पल सुरंग के अंदर से आवाज आई, भागो मत। वह आवाज इंसानी नहीं थी, और वह सीधे मेरे पीछे से आई थी। मैं धीरे धीरे मुड़ा और देखा, मेरे पीछे पत्थर की दीवार पर 4 लंबी उंगलियां उभर रही थीं, जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर आ रहा हो। और रेडियो में राघव चीखा, दौड़ो। दिन 3-14 अक्टूबर। मैं भागा, इतनी तेज कि फेफड़े फटने लगे। पीछे दीवार से निकलती उंगलियां पत्थर को ऐसे चीर रही थीं जैसे मिट्टी हो। खर्रर। मैंने पीछे देखने की गलती नहीं की। रेडियो में राघव चिल्ला रहा था, दाईं तरफ जाओ, तोपखाना। मैं फिसलता हुआ मोड़ पर मुड़ा। पत्थर की ढलान, किले का पुराना तोपखाना क्षेत्र सामने था। मैं अंदर घुसा और भारी लोहे का दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद बाहर से आवाज आई, ठक। फिर ठक ठक ठक, जैसे कोई नाखून से दरवाजा खरोंच रहा हो। मैंने सांस रोकी, दरवाजे की दरार से झांका। कुछ नहीं दिखा, लेकिन गंध थी, वही अगरबत्ती। रेडियो में राघव धीरे बोला, जिंदा हो? हां। मेरी आवाज सूखी थी। सुनो 5वां नियम। मैंने आंखें बंद कर ली। और कितने नियम हैं? बहुत। उसने कहा, अगर तुम किले के अंदर किसी को रोते हुए सुनो तो आवाज की तरफ मत जाना, भले ही आवाज इंसानी लगे। मैं हंसा, घबराहट की हंसी। तुम लोग यहां नौकरी नहीं हॉरर फिल्म चला रहे हो। तभी तोपखाने के कोने से आवाज आई, सुबकने की। मैं जम गया। एक आदमी रो रहा था, धीरे धीरे, टूटे हुए। भाई, आवाज आई, मदद करो। मेरे गले में कांटा अटक गया। यह आवाज विजय काका की थी। मैंने रेडियो उठाया, राघव, यहां विजय काका हैं। चुप्पी।
फिर वह बोला, वे यहां नहीं हैं। क्या मतलब? वह गांव में रहते हैं, रात में कभी किले पर नहीं आते। रोने की आवाज और तेज हो गई। बेटा दरवाजा खोलो। मेरे दिमाग में सब घूम रहा था। अगर वह सच में विजय काका थे, अगर उन्हें मदद चाहिए। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, हाथ कुंडी पर रखा। तभी रोने की आवाज अचानक बदल गई। सुबकना हंसी में बदल गया, गहरी, टूटी हुई। और रेडियो में राघव चिल्लाया, मत खोलना। मैं पीछे हट गया। उसी पल दरवाजा जोर से हिला। धड़ाम, जैसे किसी ने बाहर से टक्कर मारी। लोहे का दरवाजा कांप गया। मैंने टॉर्च दरवाजे की दरार से बाहर डाली और देखा, दरवाजे के ठीक सामने एक चेहरा चिपका हुआ था। लेकिन वह विजय काका नहीं थे। चेहरा इंसानी था, पर आंखें नहीं थीं। सिर्फ काले गड्ढे और मुंह इतना चौड़ा था कि जैसे किसी ने खोपड़ी को दोनों तरफ खींच दिया हो। वह मुस्कुरा रहा था और फिर उसकी गर्दन लंबी होने लगी। धीरे धीरे दरार के अंदर घुसने लगी। मैं पीछे हट गया। गर्दन दरवाजे की दरार से अंदर सरक रही थी, सांप की तरह। मैंने लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से दरवाजे पर मारी। चटाक, कुछ टूटा। दरार से काला खून बहने लगा और बाहर से भयानक चीख आई। दरवाजा अचानक शांत हो गया। मैंने सांस छोड़ी। हाथ कांप रहे थे। मेरी कलाई फिर जलने लगी। मैंने देखा, पहले वाला निशान अब गहरा हो गया था, जैसे कोई अंदर से त्वचा जला रहा हो। रेडियो में राघव बोला, तुमने उसे चोट पहुंचाई। शायद। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो अब वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मैंने पूछा, यह सब क्या है? राघव की आवाज बदल गई, जैसे वह कुछ तय कर रहा हो। तुम्हें छठा नियम जानना होगा। मैं दीवार से टिक गया। बताओ। किले में 3 पुरानी सुरंगें हैं। अगर उनमें से किसी से ढोल की आवाज आए तो कभी अंदर मत जाना, चाहे कुछ भी दिखे। मैंने पूछा, क्यों? राघव ने धीरे कहा, क्योंकि वह वहां शिकार जमा करता है। मेरे गले में कुछ अटक गया। शिकार? तभी तोपखाने की फर्श के नीचे से आवाज आई। ढोल, धीमी, गहरी, धुम, फिर धुम धुम। मैंने नीचे देखा। पत्थर के फर्श में एक दरार थी और उस दरार से हल्की रोशनी आ रही थी। रेडियो में राघव चीखा, जमीन पर लेट जाओ। मुझे नियम याद आया। ढोल की आवाज आए तो ऊपर मत देखना। मैं तुरंत जमीन पर लेट गया, चेहरा नीचे। ढोल की आवाज तेज होती गई और तभी मेरे ऊपर से कुछ गुजरा। हवा भारी हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ा शरीर छत पर चल रहा हो। ठक ठक। मैंने आंखें बंद कर ली। तभी मेरे कान के पास फुसफुसाहट आई। गलत नियम। मेरी सांस रुक गई। वह आवाज मेरे ठीक ऊपर से आ रही थी और फिर मेरी पीठ पर कुछ टपका, गर्म, चिपचिपा। मैंने धीरे से हाथ लगाया। खून। और रेडियो में राघव की आवाज आई,
धीमी, टूटी हुई, ऊपर मत देखना। लेकिन उसी पल मेरी गर्दन अपने आप ऊपर उठने लगी, जैसे किसी ने मेरी ठुड्डी पकड़ ली हो। और जब मेरी आंखें छत से मिली, मैंने देखा छत पर उल्टा लटका हुआ एक बहुत लंबा शरीर, हड्डियों जैसा पतला, आंखें काली, और उसका मुंह मेरे चेहरे के ठीक ऊपर खुल रहा था। दिन 15 अक्टूबर। मैंने ऊपर देख लिया और उसी पल मुझे समझ आ गया, मैंने नियम तोड़ दिया है। छत से उल्टा लटका वह शरीर अब बिल्कुल स्थिर था, जैसे मकड़ी, लेकिन इंसानी। उसकी बाहें इतनी लंबी थीं कि उंगलियां लगभग फर्श को छू रही थीं। हड्डियां चमड़ी को अंदर से धक्का दे रही थीं। और उसका चेहरा मेरे चेहरे से सिर्फ 1 फुट ऊपर। उसकी आंखें काली नहीं थीं, वे खाली थीं, जैसे आंखों के गड्ढों में अंधेरा भरा हो। उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, इतना कि उसकी ठुड्डी लगभग 2 हिस्सों में बंट गई। अंदर दांत नहीं थे, सिर्फ लंबी पतली हड्डियों जैसी सुइयां। मेरी सांस रुक गई। मेरे शरीर ने खुद फैसला लिया। मैं लुढ़क कर एक तरफ हो गया। उसी पल वह चीज नीचे गिरी। धड़ाम। उसका शरीर जमीन से टकराया, लेकिन उसने तुरंत खुद को चारों हाथ पैरों पर संभाल लिया, जैसे कोई जानवर। मैं उठकर भागा, तोपखाने से बाहर, सीढ़ियों की तरफ। पीछे से आवाज आई, टक टक टक। पत्थर पर नाखून, तेज, अमानवीय। रेडियो मेरे हाथ से लगभग गिर गया। राघव चिल्ला रहा था, तुमने ऊपर देखा क्या? मैं हांफते हुए बोला, हाँ। कुछ सेकंड चुप्पी, फिर उसने गाली दी, अब वह तुम्हें छुए बिना नहीं छोड़ेगा। मैं सीढ़ियां उतर रहा था, रायगढ़ की पत्थर की सीढ़ियां, खड़ी, फिसलन भरी। तभी मेरे पीछे से हवा का तेज झोंका आया। मैंने मुड़कर देखा। गलती, वह चीज सीढ़ियों की दीवार पर दौड़ रही थी, सीधे ऊपर से नीचे। उसकी गर्दन हवा में लहर रही थी, जैसे रस्सी। मैं फिसल गया, घुटना पत्थर से टकराया। दर्द बिजली की तरह दौड़ा, और उसी पल कुछ तेज मेरे कंधे में धंस गया। मैं चिल्लाया, पीछे देखा। उसकी एक उंगली मेरे कंधे में घुसी हुई थी, नाखून नहीं, हड्डी की नोक। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका, त्वचा फट गई, खून बह निकला, लेकिन मैं भागता रहा। सीढ़ियां, गलियारे, अंधेरा। आखिर मैं एक बड़े दरवाजे के सामने आकर रुका। पत्थर पर लिखा था, रानी वासा। मैं अंदर घुस गया, दरवाजा बंद किया। अंदर पूरा अंधेरा था, औरतों के रहने की पुरानी जगह, टूटी दीवारें, खाली कमरे। मेरे कंधे से खून टपक रहा था। मैंने शर्ट फाड़कर बांधा। रेडियो में राघव बोला, तुम जिंदा हो अभी? उसने गहरी सांस ली। अब 7वां नियम सुनो। मैंने दीवार से सिर टिकाया। बताओ, अगर रात में किले के अंदर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना, भले ही वह आवाज किसी अपने की हो। मैं हंसा, कमजोर हंसी। अब तक जितने नियम सुने हैं उनमें से आधे तो मैंने तोड़ दिए। राघव चुप रहा, फिर बोला,
और तुम अभी भी जिंदा हो। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या? उसने धीरे कहा। शायद नियम पूरे नहीं हैं। मेरे पेट में ठंड उतर गई। तभी रानी वासा के अंदर कहीं से आवाज आई। अमित। मेरी सांस रुक गई। यह नाम मैंने यहां किसी को नहीं बताया था। फिर आवाज आई, धीमी, मुलायम। अमित, मैं हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। यह आवाज मेरी छोटी बहन की थी, जो 3 साल पहले मर चुकी थी। मैंने रेडियो कसकर पकड़ा। राघव। वह तुरंत बोला, जवाब मत देना। आवाज फिर आई, अब और पास। भैया। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने धीरे कहा, यह संभव नहीं। रेडियो में राघव चिल्लाया, मत बोलना। लेकिन तभी मेरे कंधे का घाव जलने लगा, भयानक तरीके से, जैसे अंदर कोई हिल रहा हो। मैंने नीचे देखा। घाव के अंदर कुछ काला हिल रहा था। और उसी पल आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से आई, भैया। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे मुड़ा और देखा, मेरे पीछे खड़ी थी एक लड़की। लंबे बाल, सफेद कपड़े। वह बिल्कुल मेरी बहन जैसी दिख रही थी। लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी हो रही थी और उसका मुंह अब खुलने लगा था। रेडियो में राघव फुसफुसाया, भागो। लेकिन तब तक उसकी उंगलियां मेरे गले को छू चुकी थीं और उसने फुसफुसाया, अब तुम हमारे हो। दिन 5-16 अक्टूबर। उसकी उंगलियां मेरे गले को छू चुकी थीं, ठंडी, हड्डियों जैसी और असंभव रूप से लंबी। मैं जड़ हो गया। मेरे सामने खड़ी लड़की बिल्कुल मेरी बहन जैसी दिख रही थी। उसी तरह के बाल, उसी तरह की आंखें। लेकिन गर्दन हर सेकंड थोड़ी और लंबी हो रही थी, जैसे किसी ने रीढ़ को खींचकर बढ़ा दिया हो। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया तुम देर से आए। उसकी आवाज में 2 परतें थीं। ऊपर से मेरी बहन, नीचे से कुछ और, कुछ गहरा, कुछ भूखा। रेडियो में राघव चीख रहा था, उसे मत छूने देना। लेकिन तब तक उसकी उंगलियां मेरे कंधे के घाव को छू चुकी थीं और अचानक जलन, ऐसी जैसे किसी ने जिंदा मांस पर नमक रगड़ दिया हो। मैं चिल्ला पड़ा। मेरे घाव के अंदर जो काला कुछ हिल रहा था, वह अचानक बाहर निकल आया। एक पतली काली नस, जैसे जोंक। वह लड़की मुस्कुराई। देखो, उसने फुसफुसाया, हमने तुम्हें चिन्हित कर दिया है। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वह पीछे हटी, लेकिन गिरी नहीं। उसकी गर्दन और लंबी हो गई। अब उसका चेहरा मेरे ऊपर से झांक रहा था, कम से कम 2 मीटर ऊंचा। मैं मुड़ा और भागा। रानी वासा के गलियारे से बाहर, पत्थर की सीढ़ियां, अंधेरा। पीछे से उसकी आवाज आई, भागो मत। फिर वही दूसरी आवाज, तुम पहले ही हमारे हो। रेडियो में राघव बोला, किधर हो? रानी वासा। सुनो, सीधे राजसभा की तरफ जाओ। मैं दौड़ रहा था। घुटना अभी भी दर्द कर रहा था। कंधे से खून बह रहा था।
और मेरे पीछे पत्थर पर खरोंचने की आवाज। टक 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 टक। मैंने पीछे देखने की गलती नहीं की। आखिर मैं राजसभा के खंडहर तक पहुंचा। रायगढ़ का सबसे बड़ा खुला आंगन, जहां कभी शिवाजी महाराज का सिंहासन था। मैं वहीं गिर पड़ा। सांस टूट रही थी। रेडियो खड़खड़ाया। मैं आ रहा हूं, राघव बोला। कुछ मिनट बाद एक टॉर्च की रोशनी अंधेरे में दिखाई दी। अमित, मैंने सिर उठाया। वह राघव था। पहली बार मैं उसे देख रहा था। करीब 30 साल का, दाढ़ी, थकी आंखें, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब तरह से शांत थी। तुम जिंदा हो, उसने हाथ बढ़ाया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने मुझे उठाया। फिर मेरे कंधे का घाव देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। तो उसने तुम्हें छू लिया? मैंने सिर हिलाया। राघव ने धीरे कहा, तो अब तुम्हें 8वां नियम जानना होगा। मैंने थकी आवाज में पूछा, और क्या बचा है? उसने फुसफुसाकर कहा, अगर वह तुम्हें छू ले तो सुबह होने से पहले सुरंग नंबर 3 तक पहुंचना जरूरी है। क्यों? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, वहीं उसे बांधा गया था। मेरी सांस अटक गई। किसने? राघव ने कहा, मराठा सैनिकों ने। फिर उसने जमीन की तरफ इशारा किया। राजसभा के पत्थर में एक बड़ा दरार था। उस दरार से नीचे एक पुरानी सीढ़ी जा रही थी। सुरंग 3, राघव बोला। मैंने नीचे झांका। अंधेरा, गहरा, और ढोल, धीमी आवाज, धुम। मैंने तुरंत कहा, नियम था कि ढोल सुनो तो सुरंग में मत जाना। राघव मुस्कुराया। धीरे, यही समस्या है। क्या? वह मेरे बहुत करीब आया और फुसफुसाया, कुछ नियम झूठे हैं। मेरे दिमाग में बिजली दौड़ी। अनिल की नोटबुक। नियम हमें बचाने के लिए नहीं बने। मैंने राघव को देखा। तो असली नियम क्या है? उसने कहा, अगर ढोल सुनो। वह झुका मेरे कान के पास। तो नीचे जाओ। मेरे पेट में ठंड भर गई। तभी राजसभा के पीछे से आवाज आई। वही हंसी, लंबी, फटी हुई। मैंने मुड़कर देखा। वह चीज जो मेरी बहन जैसी दिख रही थी, अब बिल्कुल अलग थी। उसकी गर्दन लगभग 3 मीटर लंबी हो चुकी थी। शरीर पतला, हड्डियों से भरा, और उसका मुंह अब इंसानी नहीं रहा था। वह धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी, चारों हाथ पैरों पर। राघव ने मेरी बाह पकड़ी। चलो। हम दोनों सुरंग की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे ही हम अंधेरे में गए, ऊपर से वह चीज चीखी, और उसकी आवाज अब पूरी तरह इंसानी नहीं थी। राघव, मैं जम गया। वह चीज उसका नाम कैसे जानती थी? मैंने राघव की तरफ देखा, और पहली बार मुझे कुछ अजीब लगा। उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था, बहुत हल्के से, और उसने फुसफुसाकर कहा, आखिर तुम नीचे आ ही गए। दिन 17 अक्टूबर। आखिर तुम नीचे आ ही गए। राघव की आवाज बहुत शांत थी, बहुत ज्यादा शांत।
हम दोनों सुरंग की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। ऊपर से वह चीज चीख रही थी। उसकी आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी। लेकिन राघव बिल्कुल घबराया नहीं था। मेरे पेट में अजीब ठंड भर गई। तुमने यह क्यों कहा? मैंने पूछा। राघव रुका, धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी टॉर्च का प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ा और पहली बार मुझे उसकी आंखों में कुछ गलत दिखा। डर नहीं, राहत, जैसे कोई लंबा इंतजार खत्म हुआ हो। वह मुस्कुराया, क्योंकि यह जरूरी था। मेरे दिमाग में अलार्म बज उठा। क्या जरूरी था? उसने सुरंग की गहराई की तरफ इशारा किया। नीचे अंधेरा था और ढोल की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। धुम धुम धुम, राघव बोला, उसे यहां तक लाना। मेरे गले में शब्द अटक गए। किसे? उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराया। तुम्हें? मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। क्या मतलब? वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अनिल भी यहां आया था। मेरे दिमाग में नोटबुक चमकी, लेकिन वह कमजोर था। हम सुरंग के तल तक पहुंच गए। एक बड़ा पत्थर का कक्ष, दीवारों पर पुराने मराठा चिन्ह और बीच में लोहे की जंजीरों का ढेर। ढोल की आवाज यहीं से आ रही थी, लेकिन वहां कोई ढोल नहीं था। राघव बोला, यह जगह। उसने फर्श की तरफ इशारा किया। यहां उसे जिंदा दफन किया गया था। मेरे कानों में गूंज हुआ। कौन? उसने धीरे कहा। एक सैनिक जिसे धोखा दिया गया था। उसकी आवाज बदल रही थी, गहरी, खुरदरी। उसे जंजीरों में बांधा गया। ढोल की आवाज तेज हो गई और अंधेरे में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। मेरे कंधे का घाव अचानक जलने लगा, भयानक तरीके से। मैं पीछे हट गया। तुम यह सब कैसे जानते हो? राघव हंसा और फिर उसकी गर्दन थोड़ी लंबी हो गई। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने सिर टेढ़ा किया। मैं वही हूं। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फैलने लगी, बहुत ज्यादा, मानवीय सीमा से बाहर। उसका जबड़ा नीचे खिसका। चटाक, त्वचा फटने की आवाज आई और उसका मुंह खुल गया, लगभग उसकी छाती तक। अंदर सुइयों जैसे दांत। मेरी सांस रुक गई। तुम? वह फुसफुसाया। ब्रह्मराक्षस। उसका शरीर बदलने लगा। हड्डियां खींचने लगीं, बाहें लंबी, रीढ़ मुड़ती हुई। कुछ ही सेकंड में मेरे सामने जो खड़ा था वह इंसान नहीं था। एक लंबा पतला शरीर, कम से कम 7 फुट, गर्दन सांप की तरह लहराती हुई और उसका मुंह जैसे किसी ने इंसान के चेहरे को 2 हिस्सों में फाड़ दिया हो। मेरे पैरों ने खुद फैसला किया। मैं भागा, लेकिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया। एक छलांग में उसने कहा, नियम जानते हो? मेरे हाथ कांप रहे थे। वे तुम्हें बचाने के लिए नहीं थे। उसने धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमना शुरू किया। वे मुझे खिलाने के लिए थे। मेरे दिमाग में सब जुड़ने लगा। अगरबत्ती, ढोल, नाम पुकारना, हर नियम मुझे धीरे धीरे यहां तक ला रहा था। सुरंग 3 और अब
उसने फुसफुसाया, आखिरी नियम। मैं जम गया। वह झुका मेरे कान के पास। अगर चिन्हित शिकार। उसने मेरे कंधे के घाव को छुआ। इस कक्ष में आ जाएं। उसकी आवाज फटी हुई हंसी में बदल गई। तो उसे यहीं मरना होगा। मैंने चारों तरफ देखा और तभी मुझे कुछ दिखा। जंजीरों के नीचे एक और नोटबुक, अनिल की। मैंने झटके से उसे उठाया। पहले पन्ने पर लिखा था, नियम 10, छिपा हुआ नियम। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पढ़ा, अगर वह तुम्हें सुरंग 3 तक ले आए तो समझ जाओ कि सहयोगी वही है। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। नीचे एक और लाइन थी, और उसे हराने का सिर्फ एक तरीका है। मैंने ऊपर देखा। ब्रह्मराक्षस मेरे सामने खड़ा था। उसकी गर्दन अब छत को छू रही थी और वह मुस्कुरा रहा था। पढ़ लिया? मैंने नोटबुक कसकर पकड़ी। उसमें आखिरी लाइन थी, उसे फिर से जंजीरों में बांधो। ब्रह्मराक्षस हंसा, तुम अकेले हो। उसने बाहें फैलाईं। और मैं भूखा हूं। मैंने धीरे से कहा, तुम गलत हो। उसने सिर टेढ़ा किया। क्यों? मैंने जंजीरों की तरफ देखा और फुसफुसाया, क्योंकि तुम पहले भी बंध चुके हो। और उसी पल मैंने जंजीर उठाकर उसकी गर्दन पर फेंक दी। ब्रह्मराक्षस चीखा और पूरा सुरंग कक्ष हिलने लगा। दिन 7, 18 अक्टूबर। जंजीर उसकी गर्दन पर पड़ी और उसी पल ब्रह्मराक्षस चीखा। चीख इतनी तेज थी कि सुरंग की दीवारें कांपने लगीं। पत्थरों से धूल गिरने लगी। ढोल की आवाज अचानक पागल हो गई। धूम 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 धूम। उसकी गर्दन जंजीर में उलझ गई। लेकिन वह इंसान नहीं था। वह 7 फुट का लंबा, हड्डियों जैसा शरीर तड़पने लगा। उसकी बाहें मेरी तरफ झपटीं। मैं पीछे कूदा। उसके नाखून मेरी शर्ट चीरते हुए निकल गए। अगर मैं आधा सेकंड देर करता, मेरी छाती खुल चुकी होती। मैंने पूरी ताकत से जंजीर खींची। ब्रह्मराक्षस जमीन पर गिरा, लेकिन तुरंत चारों हाथ पैरों पर खड़ा हो गया। उसका मुंह खुला, इतना कि उसके जबड़े की हड्डियां अलग हो गईं। अंदर अंधेरा और दर्जनों हड्डियों जैसे दांत। वह गुर्राया, तुम समझते नहीं हो। उसने जंजीर पकड़ ली और खींचा, इतनी ताकत से कि मेरी हथेलियां जलने लगीं। तुम। उसकी आवाज 2 परतों में गूंजी। मेरे शिकार हो। मैं पीछे घिसटता गया। जंजीर मेरे हाथों से खून निकाल रही थी। मेरे दिमाग में अनिल की नोटबुक गूंज रही थी, उसे फिर से जंजीरों में बांधो। लेकिन कैसे? मैं अकेला था। तभी मुझे दीवार पर कुछ दिखा। पुराने लोहे के छल्ले, जिनमें कभी जंजीरें बंधी थीं। मराठा सैनिकों ने यहीं उसे कैद किया था। मुझे बस उसे वहां तक खींचना था। लेकिन वह भी समझ गया। ब्रह्मराक्षस हंसा, एक टूटी हुई गहरी हंसी। इतिहास, उसने फुसफुसाया, दोबारा नहीं होता। और अचानक उसने झटका दिया। जंजीर मेरे हाथ से छूट गई। वह मुझ पर टूट पड़ा। मैंने हाथ उठाया। उसके नाखून मेरे कंधे में धंस गए। दर्द बिजली की तरह दौड़ा।
मेरे घाव से काला तरल बहने लगा और उसी पल मुझे एहसास हुआ वह सही कह रहा था। मैं पहले ही चिन्हित हो चुका था। मेरे शरीर में उसका जहर था। मैं ज्यादा देर नहीं बचने वाला था। मेरे अंदर कुछ टूट गया। डर, उम्मीद, सब। अब बस एक ही चीज बची थी, गुस्सा। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी। वह हैरान हो गया। मैंने पूरी ताकत से उसे दीवार की तरफ धक्का दिया। पत्थर से उसका सिर टकराया। धड़ाम, सुरंग गूंज उठी। मैंने जंजीर उठाई और लोहे के छल्ले की तरफ भागा। वह मेरे पीछे झपटा, लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैं मुड़ा और जंजीर उसके पैरों में फेंकी। वह उलझ गया। एक सेकंड, बस एक सेकंड। मैंने जंजीर दीवार के छल्ले में डाल दी और पूरी ताकत से खींचा। चटाक, लोहे का ताला बंद हो गया। ब्रह्मराक्षस दीवार से जकड़ गया। उसने दहाड़ मारी। पूरी सुरंग हिल गई। उसकी गर्दन लंबी होती गई, मेरा चेहरा पकड़ने की कोशिश में, लेकिन जंजीर उसे पीछे खींच रही थी। वह चीखा, तुम भी मरोगे। मैं हंसा। कमजोर, खूनी, पता है। मेरे कंधे का घाव अब काला हो चुका था। नसें सड़ रही थीं। मैं धीरे धीरे पीछे हटा। ब्रह्मराक्षस तड़प रहा था, जंजीरों में, ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले हुआ होगा। उसने आखिरी बार फुसफुसाया, तुम अकेले नहीं बचोगे। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। सुरंग के ऊपर सुबह की हल्की रोशनी दिख रही थी। मैं किसी तरह बाहर पहुंचा। राजसभा के खंडहर में सूरज उग रहा था। पहली किरणें रायगढ़ के पत्थरों पर पड़ रही थीं और उसी पल मेरे घाव में कुछ हिला। मैं गिर पड़ा। मेरी त्वचा के नीचे काली नसें फैल रही थीं। मैं समझ गया, ब्रह्मराक्षस भले ही जंजीरों में है, लेकिन उसका हिस्सा अब मेरे अंदर है। मैं बच गया, तकनीकी रूप से, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। मैंने विजय काका को कुछ नहीं बताया। पुलिस अभी भी मुझे ढूंढ रही है, लेकिन वे मुझे नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। मैं यहीं रहूंगा, रायगढ़ किले में, नाइट गार्ड बनकर, ताकि अगर कोई नया आदमी आए और उसे अजीब नियम दिए जाएं, तो शायद इस बार कोई जिंदा न बचे। क्योंकि कल रात मैंने पहली बार महसूस किया, जब हवा में अगरबत्ती की गंध आई, मेरे मुंह के अंदर कुछ मुस्कुरा रहा था।